तो आइए बच्चों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जन संघर्ष और आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए हम लोग सिलसिलेवार तरीके से प्रत्येक टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे कि जन संघर्ष और आंदोलन होता क्या है। तो जन का मतलब होता है लोग, और लोग संघर्ष क्यों करते हैं? जब उसके पास कोई समस्या होती है। तो वो किसके विरुद्ध संघर्ष करता है? तो उनके जो मुखिया होते हैं, जैसे राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री, केंद्र का मुखिया प्रधानमंत्री। तो जब लोगों के पास कुछ समस्याएं होती है और अपने सरकार के प्रति वह अपनी समस्याओं को रखने के लिए तरह तरह की जो योजनाएं बनाते हैं, हड़तालें करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, उपवास करते हैं, ताकि सरकार की नज़र हमारी समस्याओं पर पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं जन संघर्ष, यानी लोगों का संघर्ष। लोगों अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो संघर्ष करते हैं उसको कहते हैं हम लोग जन संघर्ष। जन संघर्ष जो है बच्चों कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भारत में क्या है कि प्राचीन समय में निम्न जाति के लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकार को लेने के लिए। भारत में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकारों को लेने के लिए। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं जन संघर्ष। जैसे भारत की महिलाएं की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो कभी कभी आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या करते हैं, बीच बीच में संघर्ष करते रहती है, सरकार के विरुद्ध तरह तरह के जो है योजनाएं बनाते रहती है, ताकि उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो और सरकार का भी ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। कई योजनाएं जो है भारत सरकार जो है वो महिलाओं के प्रति समर्पित करती है। लेकिन सचमुच में देखा जाए तो थोड़ा पुरुषों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि उसकी स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार भी हम लोग हैं। क्योंकि अब सपोज दैट देखो बच्चों, हम लोग सोचेंगे कि हम लोग उसका जिम्मेवार क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया है समानता का अधिकार। समाज में तो उसका उतना ही महत्व है जितना हमारा महत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश है भारत, और यहाँ पर हर चीज़ें जो है पुरुषों पर निर्भर करता है। जैसे आप सोचिए कि गाँव में आप रहते हैं, ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है? तो पुरुष लेता है। हर चीज़ में ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है? पुरुष लेता है। हम लोग उसको ये एहसास दिला दिए हैं कि ये काम तुम्हारा है और ये काम मेरा है, बाहर का काम हम करेंगे, घर का काम तुम करो। तो कहीं ना कहीं पुरुष थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। जैसे होता क्या है कि उसको अधिक भावुकता बना दिया जाता है महिलाओं को। उसको ये समझाया जाता है कि बाहर में लड़ाई झगड़े करना तुम्हारा काम नहीं है। और जैसे कोई एक पुरुष जो है वो किसी से मार खा के आ गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाथ में चूड़ियाँ पहन रखा था क्या, कि तू मार खा के आ गया। मतलब हम लोग ये उसको समझा रहे हैं कि लड़कियों का काम है मार खाना, लड़कों का काम तो है मारना। वहीं पर लड़की यदि किसी पर हाथ उठावे तो पूरा समाज एकजुट हो जाएगा कि आप बहुत ही गलत किए हैं, और उसको काफ़ी भावुकता बना दिया जाता है। सपोज दैट किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है ना, और जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है, आप देखते होंगे कि ज़्यादा रोना धोना किसका होता है? महिलाओं का। पूरा आएगी और पूरा एकदम से रोना शुरू कर देगी, बिना म्यूजिक का भी एकदम ताल मिला मिला के रोएगी, खूब जोर जोर से रोएगी। लेकिन वहाँ पर पुरुष बहुत कम रोते हैं। और यदि कोई पुरुष रो दिया तो बोलेगा क्या महिलाओं की तरह रो रहा है, ऐसे कहावतें आ जाती है। मतलब हम लोग अपने समाज में क्या किए हैं कि महिलाओं के लिए एक अलग क्राइटेरिया रख दिए हैं। यही कारण है कि उसको संविधान में तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन प्राचीन समय से जो उनको थोड़ा बहुत पुरुषों के द्वारा जो अलग क्राइटेरिया में रखा गया है उसको थोड़ा बहुत झेलना पड़ रहा है। तो जन संघर्ष का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के पास जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को अपने सरकार की ओर आकर्षित करती है, यानी सरकार का ध्यान अपने ओर आकर्षित करती है कि वो हमारी समस्याओं को जाने। अब डायरेक्टली आप तो प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकते अपनी समस्या को लेकर के, तो और यदि आप मिलते भी हैं तो सरकार उतना ध्यान नहीं देगी। तो जन संघर्ष में क्या होता है, कई लोग जो है, लाखों लोग जो है वो एकजुट होते हैं, चक्का जाम करते हैं, हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं, और ताकि सरकार को लगे कि यह जो डिमांड है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक घर का नहीं है, जबकि ये बहुत सारे लोगों का ये समस्या है, तब जाकर के वो ध्यान देती है। तो ये हुआ जन संघर्ष। और आंदोलन क्या है? आंदोलन क्या होता है कि जन संघर्ष का ही एक बड़ा रूप है आंदोलन। आंदोलन प्रायः तब होता है जब कोई राष्ट्रवादी मुद्दा होता है। जैसे कोई एक जाति विशेष का कुछ मामला है, उससे क्या होता है कि वह जो मुद्दा है कोई खास जाति के लिए है तो दूसरा जाति वाला उतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब कोई राष्ट्रवादी मुद्दा होगा, जैसे हर देश मतलब हर गांव में जो है एक सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर होनी चाहिए,
तो सारे लोग मिल करके उसमें समर्थन करेंगे, चाहे महिला हो, निम्न जाति का लोग हो, कोई भी धर्म का लोग हो, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो सारे लोगों को मिलेगा। तो जब सार्वजनिक हित के लिए संघर्ष किया जाता है तो देखते ही देखते पूरा देश उसमें शामिल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंदोलन। जैसे प्रायः हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो देश आज़ाद हुआ तो क्या उसमें महात्मा गांधी को सिर्फ बेनिफिट्स था क्या? नहीं, पूरे देश को बेनिफिट्स था। तो पूरा देश ने उसको क्या किया, सपोर्ट किया। तो हम लोग उस प्रकार के आंदोलन, उस प्रकार के जो जन संघर्ष होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आंदोलन कहेंगे। तो प्राय आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जन संघर्ष और आंदोलन क्या होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जन संघर्ष और आंदोलन क्यों होते हैं, आखिर क्या कारण है कि लोग जन संघर्ष करते हैं। तो पहले ही हम आपको बताएं कि जन संघर्ष तब होगा, पहला पॉइंट हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जन संघर्ष तब होगा जब लोगों के पास कुछ समस्या होगा। ठीक है, कुछ समस्या जब होगा तब वो क्या करेगा बच्चों, जन संघर्ष करेगा। दूसरा जन संघर्ष क्या करेगा, जब सरकार जो है कुछ गलत कानून बना दे, सरकार जो है वो कानून बनावे और लोगों को वो पसंद ना आवे तो लोग जन संघर्ष करता है। जैसे अभी देखता होगा कि किसान के द्वारा जो है भारत में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा है। क्यों? तो सरकार ने कुछ कानून बनाई है जो किसानों को पसंद नहीं है, तो वे लोग जन संघर्ष कर रहे हैं और देखते देखते ये पूरे भारत में फैल गया, तो यह आंदोलन का रूप ले लिया है ना। तो जब लोगों के पास कुछ समस्या होती है तो जन संघर्ष होता है। जब सरकार कुछ कानून बनाती है लोगों को पसंद नहीं आता है तो भी जन संघर्ष होता है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बहुत सारे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलता है, तो लोग वहां पर स्ट्रगल करते हैं कि लोकतंत्र को मतलब अच्छी तरीके से लोकतंत्र की बहाली किया जाए। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि जन संघर्ष और आंदोलन क्यों होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे नेपाल में आंदोलन, और यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि क्या सिर्फ लोकतंत्र में ही जन संघर्ष और आंदोलन होते हैं या फिर राजतंत्र में भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए ऑन द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि नेपाल में आंदोलन क्या था। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो हिमालय में बसा हुआ है। इनके चौहदी की बात करेंगे तो उत्तर में चीन, बाकी पूर्व पश्चिम दक्षिण में जो है इसकी सीमाएं भारत से लगती है। इनकी कोई भी सीमा जो है वो समुद्री तट से नहीं है, पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ देश है और काफ़ी विविधता पाया जाता है। अनेक जाति के लोग, कुछ हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, कुछ मधेसी लोग हैं, कुछ पहाड़िया लोग हैं, तो अलग अलग जाति के लोग हैं। वहाँ धर्म में भी विभिन्नताएँ हैं, वैसे उसे हिंदू राष्ट्र माना गया है लेकिन धर्म में भी विभिन्नताएँ हैं वहाँ पर, और उन लोगों का जो भाषा है उसमें भी विभिन्नताएं हैं। तो काफ़ी विविधता वाला देश है और प्राकृतिक सौंदर्य उसका ज़बरदस्त है। वहाँ पर क्या था कि उन राजतंत्र चलता था। कहाँ पर बच्चों? नेपाल में। नेपाल में जो है वो राजतंत्र चलता था। और 1980 के दशक में, 1980 जब आया तो चूंकि आस पड़ोस उसका जो पड़ोसी देश था नेपाल का, सब जगह तो लोकतंत्र आ चुका था, तो वहाँ के लोगों ने भी संघर्ष किया। उन लोगों ने भी ये इस बात को लेकर के जन संघर्ष करना शुरू किया कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो 1980 से लेकर के 1990 तक जन संघर्ष हुए, लोगों का संघर्ष हुआ। और जब वो संघर्ष हुआ तो उस समय के जो राजा थे, कौन राजा थे? तो उस समय का जो राजा थे वो थे वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह। उस समय के जो राजा जो थे बच्चों वो थे वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह। तो ये थोड़ा दूरदृष्टि वाले राजा थे। इनको भी आभास हो गया कि यदि हम पूरी शक्ति अपने पास रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बड़ा जन संघर्ष हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इन्होंने 1990 में संविधान बना दिया जिसको कहते हैं राजतांत्रिक संविधान। एक ऐसा संविधान जिसमें राजा को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो इन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी अधिकार रहेंगे और कुछ अधिकार जो है वो किसके पास रहेगा? राजा के पास रहेगा। यानी राजतांत्रिक संविधान, सारे प्रतिनिधि जरूर रहेंगे लेकिन कुछ नियंत्रण जो है राजा के पास होगा। तो यहाँ पर वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह जो है 1990 में संविधान बना दिया नेपाल के लिए। फिर आगे होता क्या है कि 2001 ईस्वी में राजा का जो है रहस्यमयी मौत हो जाता है। यानी
एक ऐसी रहस्यमय मौत का मतलब क्या हुआ? ऐसी मौत जिसका मतलब क्लियर ये पता ना चले कि उसकी मौत कैसे हुई। तो उसका पूरा परिवार सहित जो है ना 2001 ईस्वी के अंतिम में उसका जो है वो मृत्यु हो जाती है, उसके पूरे परिवार को। तो उनका जो अगला जो उत्तराधिकारी था वो था राजा ज्ञानेंद्र सिंह। यानी जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह जो था उसका अगला उत्तराधिकारी था, तो वो राजा बन गया। कब? तो 2001 के अंतिम महीने में, ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर की ये घटना थी। तो उनके अंतिम महीने में नया राजा बना। वो राजा कौन था? राजा ज्ञानेंद्र सिंह। तो ये राजा ज्ञानेंद्र सिंह जो था ये काफ़ी महत्वाकांक्षी राजा था। महत्वाकांक्षी राजा का मतलब हुआ कि ये पूरी दुनिया मेरा होना चाहिए, पूरा हम जीत लेंगे, मतलब सिकंदर टाइप का, है ना। जैसे रावण था महत्वाकांक्षी राजा, बहुत सारे राज्यों को अपने में मिलाना उसका मुख्य मकसद था। जैसे अकबर को हम लोग कह सकते हैं कि पूरा भारत को फतेह करना चाहता था, है ना। तो ये महत्वाकांक्षी टाइप्स का राजा था। इनको लगा कि राजा रहेंगे हम और कुछ ताकत जो है प्रतिनिधियों को क्यों रहेगा। तो ये मन ही मन ठान लिया कि एक दिन हम फिर से राजतंत्र स्थापित कर देंगे, यहाँ कोई संविधान नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, 2001 ईस्वी में जब ये राजा बना तो ये सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब सही समय आएगा और हम पूरी तरीके से संविधान को खत्म कर देंगे। वो समय कब आया? 2005 ईस्वी में। उस समय क्या था कि नेपाल का जो प्रजा था वो संविधान सभा से खुश नहीं था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, चयनित प्रधानमंत्री जो थे, वो वहाँ उससे वो खुश नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एक कहावत नहीं बच्चों कि घर फूटे और गंवार लूटे। तो लोगों में आपसी सहमति नहीं थी और हुआ क्या कि 2005 ईस्वी में उन्होंने संविधान को भंग कर दिया। संविधान को भंग किसने किया बच्चों? राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने। और फिर क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री थे उसको अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ कर दिया इसका मतलब क्या हुआ? अपदस्थ कर दिया मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री को गद्दी से हटा दिया गया। अब यह जो घटना हुई 2005 ईस्वी में कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया, प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से वहां राजतंत्र कायम हो गया। यानी फिर से राजा का अब वहां पर रूल चलेगा। और इस तरह से राजा का रूल चलना शुरुआत हो गया। लोगों को लगने लगा कि चाहे प्रधानमंत्री मेरा जैसा भी हो, लेकिन लोकतंत्र सिस्टम ही बेहतर है, यानी लोकतंत्र ही हमारे देश में होना चाहिए। तो सारे लोग जो है आपस में मिलने लगे। सारी जो पार्टियां थी वो आपस में मिलने लगा, गठबंधन करने लगा, ताकि हम लोग सारे लोग मिल करके राजा के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। तो उसी को कहते हैं हम लोग 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन। सप्तदलीय गठबंधन क्या होता है बच्चों? तो जब 2005 ईस्वी में राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया था, वहां पर संविधान सभा भंग कर दिया था, वहां के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया था। तो फाइनली क्या हुआ कि लोग जो है पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, वहां की जो 7 प्रमुख दल के जो लोग थे उन लोगों ने अलायंस किया, यानी कि गठबंधन किया। गठबंधन का मतलब समझ रहे ना? गठबंधन का मतलब हुआ एक विचारधारा में वापस आना। एक विचारधारा के वे लोग हुए। और क्यों हुए? तो उसका मुख्य मकसद क्या था? राजा ज्ञानेंद्र को फिर से गद्दी से हटाना और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करना। यदि प्रश्न आता है कि नेपाल में 2006 का आंदोलन होने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नेपाल में 2006 का आंदोलन होने का मुख्य उद्देश्य था पुनः लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। सप्तदलीय गठबंधन क्या है, 7 पार्टी अलायंस क्या है। तो जब 2005 ईस्वी में राजा ज्ञानेंद्र ने संविधान सभा को भंग किया, प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, तो वहाँ की तमाम पार्टियां एकजुट हो गई, यानी 7 उसकी जो प्रमुख पार्टियां थी वो एकजुट हो गई और एक ही अलायंस बन गया। वे लोग एक ही मतों पर आए और सारे लोग मिल करके आंदोलन किया था। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिगुटीय आंदोलन। नेपाल की त्रिगुटीय आंदोलन मतलब क्या था? एक था राजा और उसकी सेना, दूसरा कौन था? दूसरा जो था जो लोकतंत्र को चाहने वाले लोग थे, और तीसरा कौन था? तो वाम दल के जो लोग थे, यानी कि वामपंथी लोग जो थे, जो चाइना से चल करके आए थे, यानी जिसको हम लोग माओवादी कहते हैं, है ना। माओ के विचार को मानने वाले लोग माओवादी कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं कि चीन की जो क्रांति हुई थी, है ना, माओ क्रांति जो हम लोग पढ़ते हैं, उस विचारधारा के भी कुछ लोग थे। तो वहाँ पर सप्तदलीय गठबंधन हो गया। और तो ये जो सप्तदलीय गठबंधन जो था
उन लोगों ने एक तिथि निर्धारित किया कि 21 अप्रैल 2006 को जो है हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे, यानी अपनी जन संघर्ष का शुरुआत करेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी जो बड़ा बड़ा जन संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, वो पूर्व नियोजित होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं 1857 की क्रांति जो फेलियर हुआ, क्यों हुआ, तो अचानक हो गई थी, इसका कोई प्लानिंग जो है वो बना नहीं था, है ना। तो इनका एक प्लानिंग बन गया कि 21 अप्रैल 2006 ईस्वी को हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उसके लिए उन्होंने वहाँ की राजधानी काठमांडू को चयन किया। और लगातार जब यह आंदोलन चला 4 दिन तक, इसके बावजूद भी जो है वो सरकार जो है वो झुकी नहीं, यानी वहाँ का जो राजा था वो नहीं झुका। एट लास्ट जो है वो 26 अप्रैल 2006 ईस्वी को ये जो सप्तदलीय गठबंधन था, सप्तदलीय जो अलायंस था, उन लोगों ने राजा को अल्टीमेटम दिया। क्या अल्टीमेटम दिया कि आपको जो है संसद को बहाल करना पड़ेगा, यानी संविधान को लागू करना पड़ेगा, नया संविधान बनाना पड़ेगा। यानी 3 मुख्य उसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आता है कि 2006 ईस्वी में 24 अप्रैल को, है ना, सॉरी 24 अप्रैल को सप्तदलीय अलायंस के द्वारा कौन कौन से मांग को रखा गया। तो 3 मांग रखा गया था बच्चों। पहला मांग क्या था, सांसद को बहाल किया जाए। पहला मांग जो उसका था वो था सांसद को बहाल किया जाए। और फिर दूसरा मांग जो था, सर्वदलीय सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी सहमति हो। और तीसरा था संविधान सभा का निर्माण किया जाए, यानी फिर से एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो नेपाल के लिए संविधान को बनावे। तो जब इस प्रकार का अल्टीमेटम लोगों को मिला और ये हड़ताल जो है लगातार चलते रहा, तो फाइनली क्या हुआ कि राजा को जो है अपनी पद को छोड़ना पड़ा और उनको यानी लोगों के सामने झुकना पड़ा। और इस तरह से वहाँ पर पुनः जो है वो लोकतंत्र आ जाती है। और वहाँ पर 2008 ईस्वी में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। 2011 ईस्वी तक जो है यह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो इस दौरान अब आपके दिमाग में आता होगा कि इस दौरान जो है वहाँ पर सरकार किसकी चलती थी। तो वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, है ना। गिरजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2008 से लेकर के 2011 ईस्वी तक जब संविधान बना, इस दौरान जब संविधान बन करके निर्माण हो गया, तो संविधान बनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि विरोध हुआ। जैसे भारतीय संविधान जब बना तो बहुत सारा विरोध था, है ना, कुछ कमियां रही होगी। तो यह प्रोसेस जो है वो चलते रहा और फाइनली 2015 में नेपाल एक ऐसा संविधान बनाया जो सर्वमान्य रहा। सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया। और 2015 ईस्वी में पहली बार जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। 2015 ईस्वी में वहाँ पर पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। और जैसे आप पढ़े होंगे कि उस समय जो प्रधानमंत्री वो बने थे, वो कौन बने थे, डी शर्मा ओली, जिसको मुख्यतः शर्मा ओली कहा जाता है। तो जो शर्मा ओली जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेपाल के लोगों ने जन संघर्ष किया पुनः लोकतंत्र को स्थापना करने के लिए। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे, इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इनके इस चैप्टर से जो संबंधित जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।